हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड क्लास 10th जो साइंस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये सारे के सारे सवाल बच्चों आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें हम जितने भी प्रश्न करवाएंगे बच्चों, तो आपको ध्यान ये चीज रखना है कि आपको रटने से ज्यादा समझने पर जोर देना है। तो आइए शुरू करते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, मॉडल पेपर में भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर में भी सवाल कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए सवाल क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, मैंने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट लिखा है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे कि ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है। यहां पे मैंने चित्र भी दिखा कर बता दिया है ताकि आप लोग को याद रहेगा, है ना। ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं, जी हां बिल्कुल, ये जो रेखाएं दी गई है बंद वक्र रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से, कहां से, उत्तरी ध्रुव से, इधर से उत्तरी ध्रुव से जो होकर के किधर जाती है, दक्षिणी ध्रुव तक जाती है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। क्या लिखोगे, ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जी हां, चुंबकीय जो रेखाएं हैं जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, जितनी भी रेखाएं, ये कभी भी एक दूसरे को ऐसा प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये क्या है, इस तरीके से जाता है, देख रहे हैं आप चित्र में जैसा कि देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद लिखिएगा, ठीक है। मैं याद करा देता हूं, क्या लिखोगे पहला पॉइंट में, ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है, शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना कि चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस तरीके से दो पॉइंट लिख देंगे तो यहां से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये चित्र को आप लोग को नहीं बनाना है ना, ये चित्र मैंने आप लोग को समझाने के लिए कर दिया, क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए सारा प्रश्न। दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग, क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण होता कैसा, देख सकते हैं यहां पे चित्र में अवतल दर्पण दिखाया गया है। बीच में क्या है, मुख्य अक्ष है जो कि आपके फोकस से होकर, है ना, जो आपके फोकस से होकर जाती है वक्रता त्रिज्या, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए ये बीच में फोकस है ना, ये आपका मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र जिसको सी से लिखते हैं। और यहां पे बोल रहा है कि वस्तु को रखने के लिए बोल रहा है ना, कि दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ आरेख खींचे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो देखिए वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो यहां से समांतर आती हुई किरणें इस तरीके से आएगी और रिटर्न जब परिवर्तित करेगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। मैंने लाइव क्लास में भी आप लोगों को करवाया था कि अवतल दर्पण में जो परिवर्तित होने के बाद कहां से रेखा गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए यहां फोकस से गुजरेगा और यहां पर आएगा, फिर यहां से एक रेखा लाना है फोकस से होते हुए और ये समांतर, इसके समांतर में आप लोगों को खींच लेना है। तो यहां पे देखिए आपका क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो जस्ट वक्रता केंद्र के नीचे ही बनेगा। और सीधा था वस्तु, ए बी था, और क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, यानी उल्टा बनेगा अब, है ना। तो बात समझ में आया। तो अब यहां पे पूछ रहा है कि इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसका साइज क्या होगा। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा, है ना। और उल्टा बनेगा क्यों, देख सकते हैं आपका यहाँ पे ए बी वस्तु को रखा गया था, यहाँ पे बी सी हो गया, तो उल्टा बन रहा है। अच्छा साइज में क्या है, तो साइज तो बराबर है भाई। साइज देखिए, जितना ए बी की लंबाई थी, जितना बिंब की लंबाई थी, उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई है, तो समान साइज बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को चित्र बना लेना है। इसी तरीके से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कि वक्रता केंद्र पर रखें, अगर फोकस पर रखें, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, तो इस तरीके का एक प्रश्न रहने वाला है 100%। इसलिए आप 6 फिगर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, 6 फिगर को आपके बुक में छपा हुआ है कि बस ध्यान में बस इतना ही रखना है कि अगर हम सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, बस ध्यान में बस रखना है। इसमें रटने वाला कोई बात ही नहीं, बस जो 6 को चित्र दिया हुआ है, 6 चित्र को आप लोग को याद रखना है कि अनंत पर रखेंगे तो कहां वस्तु बनेगा, तो ये एफ पर बनेगा। फिर हम अगर सी से परे रखेंगे, मतलब सी से परे मतलब यहां पर रखेंगे तो कहां बनेगा, है ना। अगर सी पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, और एफ और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहां बनेगा। तो बस आप लोग को चित्र को अच्छे से देखना है, चित्र को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। क्या दिया गया है
कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वैसे वस्तुओं के ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षार के ये दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल सा है भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल का और क्षारक का दोनों गुण होता है उसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। याद रह जाएगा, बोलेंगे वैसे धातुओं के ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं उसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। दो उभयधर्मी का ऑक्साइड का उदाहरण पूछ रहा था, तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपका क्या है, इसमें आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण होता है ना। जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड भी ये क्या है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पित्त का क्या कार्य है ना, तो पित्त का कार्य आप लोग को लिख देना है। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। अमाशय से आए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्या होता है, पित्त का क्या कार्य है, तो पित्त का कार्य है कि अमाशय से जो भोजन आता है उसको अम्लीय माध्यम को वो क्या करता है, क्षारीय बना देता है। और दूसरा लिखेंगे लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। तो ये 2 कार्य हैं, दोनों कार्य को आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं, तो परितंत्र में है ना, परितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है। ये तो आप लोगों को भी पता है कि हमारे पृथ्वी पे हमारे परितंत्र में अगर देखें तो एक जीव जो है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोग किस पर निर्भर थे, हम लोग पेड़ पौधे पे, कुछ जंतुओं पे, कुछ जीव जंतु पे भी हैं निर्भर हम लोग। जैसे कि गाय का क्या, हम लोग दूध पीते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे से हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी फल करते हैं। तो परितंत्र में हर जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर क्या होती है, निर्भर होती है, डिपेंड होती है, तथा आपस में एक श्रृंखला बनाती है। ये क्या बनता है, एक श्रृंखला बनता है ना। इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि परितंत्र में हर जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होती है, ये आपस में एक श्रृंखला बनाती है और इसी श्रृंखला को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सिंपल है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें यहां पर, तो घास को भाई कौन खाता है, बोले सर हिरन खाता है। हिरन को सर कौन खाता है, तो बाघ खाता है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, घास को कौन खाता है, भाई कीट खाता है। कीट को कौन खाता है, तो मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, तो सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, तो बाज खाता है। मतलब हर जीव किसी न किसी अन्य जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं कोशिश करता हूं बच्चों कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझा दूं, ताकि आप लोग को अगर याद भी ना रहे तो हमारी बात याद रहे आपको, है ना। क्या है, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखे। तो हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है ना। याद रखेंगे कि हाइड्रा में जो होता है अलैंगिक जनन, है ना। ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि हाइड्रा में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक अलैंगिक दोनों क्या, तो फिर आप लोग अलैंगिक करना है। मुकुलन राइजोपस में कैसा जनन होता है, इसमें भी आपका अलैंगिक जनन होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब यहां से 3 नंबर वाले सवाल आते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी सवाल आप लोगों को हम पहले करवा चुके हैं। जी हाँ, पहले करवा चुके। और हमने कितने भी सवाल, जो इतने भी सब्जेक्टिव सवाल है बच्चों, आप लोगों का हम एक बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल को मैंने पहले भी करा दिया है। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल जो है एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पहले भी करा दिया गया है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अब बोल रहे इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि गोलक की वक्रता त्रिज्या का अधिक होना, है ना। गोलक का वक्रता त्रिज्या क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, लंबा हो जाता है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। यही दो कारण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। जिनको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देता है, मतलब सामने वाला, लेकिन दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता है। जैसे आप लोग के स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे जो है चश्मा पहनते हैं, जैसे मैं भी पहनता हूं, है ना। यानी कि साफ नीचे सामने वाला साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर वाला थोड़ा दिक्कत होती है ना। उपचार क्या है, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है ना। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, है ना, अच्छा कैसे, ठीक कैसे किया जा सकता है, तो उपचार के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग करते हैं,
है ना, अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में अगर आ जाएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो फटाक से आप मानना अवतल लेंस, है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण, नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाने के कारण। बात समझ में आया, बोले हाँ सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, पूरे अच्छे से समझिएगा। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें, है ना। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां क्या होगी, कितनी दूरी पर बनेगी, इसकी प्रकृति क्या होगी और इसका साइज क्या होगा। अगर 7 सेंटीमीटर इसका बिंब था तो प्रतिबिंब कितना साइज का बनेगा। तो चलिए जो जो दिया है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। वस्तु की ऊंचाई दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया, है ना। फोकस दूरी दे रखा है कितना, तो फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। और आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तीनों माइनस में होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -18। वस्तु की दूरी कितना है, तो 27 दिया हुआ है, तो हमने -27 लिख दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखो u भी दे दिया, f भी दे दिया, हमें क्या निकालना है, v निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को निकालते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमारा कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको अगर हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है, 1/v, और u को हम इधर कर देते हैं अगर, है ना, u को अगर इधर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u हो जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल यही होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। f का मान कितना था भाई, f का मान कितना था, तो f का मान जो था आपका दिया हुआ 18 दिया हुआ था, तो -18 लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद माइनस फिर 1/u, है ना, ये इधर चला जाएगा ना, देखो 1/v यहीं रहा, 1/u इधर चला गया, तो 1/u का मान कितना है, तो -27, तो -27 लिख देंगे। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर, यहाँ लिख देंगे 1/-18 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 1/27। हम दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 54 हो जाता है ना, 18 और 27 का। तो 18 को कितना बार गुना करेंगे कि 27 आएगा, तो 18 × 54 3 आ जाएगा, फिर प्लस साइन माइनस करेगा 27 को तो 2 बार, है ना। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -1/54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/54 हो जाएगा। यानी कि 1/v बराबर हमारा हो गया -1/54। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, है ना। -v बराबर 54, तो माइनस हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, v बराबर -54। इसका मतलब कि जो दर्पण के सामने जो है कितना दूरी पर बनेगा ये प्रतिबिंब, तो 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इतना सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अर्थात पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए आवर्धन निकालना है ना। आवर्धन निकालने के लिए भी बहुत ही आसान है। आवर्धन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, तो एक फॉर्मूला होता है h-h, है ना, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और उसका होता है -v/u, है ना। तो चलिए बैठाते हैं हम लोग, -v/u। h' हमें पता है, नहीं पता है, h कितना पता है, तो h वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ, तो 7 दिया हुआ, तो 7 लिख देंगे, बराबर -v कितना मान आया था बाबू, 54 आया था, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस ई वाला और माइनस में आपका ये भी आया था मान, है ना, भी का मान माइनस में आया था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। चलो इधर अब यू कितना मान आया था, तो यू का मान आपका -27 दिया हुआ था, तो -27। चलिए क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट काट दो ना, यहाँ पे कट जाएगा, 27 दूनी 54, यानी कि -2 आ गया, नीचे आपका 1। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो h' का h' हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो, और यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी -14 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, -14। अब बताइए वस्तु की जो ऊंचाई था 7 था, और अब कितना प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। बोले सर बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, तो जी हाँ डबल बनेगा। क्या बनेगा, डबल बनेगा, इससे दुगुना बनेगा, है ना। प्रतिबिंब की जो वस्तु से होगा दुगुना बनेगा। और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। अगर प्लस में आता तो सीधा बनता, अगर माइनस में आया तो उल्टा बनेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर,
ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग रोक करके वीडियो को। प्रतिबिंब वस्तु से दुगुना पर बनेगा, क्यों? क्योंकि 7 था और आवर्धन कितना निकल रहा है? 14 निकल रहा है, तो मतलब दुगुना बनेगा। उल्टा बनेगा, क्यों? क्योंकि माइनस में आया था, प्लस में आता तो सीधा बनता। और उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक होता है, याद रखिएगा, उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक होता है। और अगर आभासी रहा तो हमेशा सीधा, आभासी के सीधा के साथ हमेशा आभासी रहेगा। याद हो जाएगा? बोले बिल्कुल सर, याद हो जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है ना? कैसे? उदाहरण समझाएं। तो बहुत ही आसान सवाल है ना? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, उल्टा है। क्यों? कैसे? कारण समझाएं। तो संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जी हाँ, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि 2 अभिकारक मिल करके, जैसे कि 2 अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम लोग संयोजन कहेंगे। वहीं जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकारक। क्या होता है? एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एकल अभिकारक है और टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है ना? इसको हम लोग अगर गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत बोला जाता है ना? ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। उदाहरण बोला था तो उदाहरण हम लोग पे लिख दिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएं, यानी कि 2 अभिकारक एकल उत्पाद। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एकल अभिकारक 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है? अब देखते हैं कि हमारे चारों ओर कार्बन ही कार्बन है। दुनिया का कोई भी चीज उठा लो तो उसमें कार्बन का गुण होता है, कार्बन होता है, सभी चीज कार्बन से ही बने होते हैं। तो कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने का क्या कारण है? तो कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण है। क्या कारण है? तो पहला कारण, कार्बन यौगिक में श्रृंखलन गुण होता है। क्या होता है? कार्बन यौगिक में क्या होता है? श्रृंखला का गुण होता है और कार्बन के चतुसंयोजकता के गुणों के कारण। जी हाँ, कार्बन के जो संयोजकता अगर निकालते हैं तो 4 निकलता है, जिससे क्या होता है? ये किसी के साथ अटैच हो जाता है, किसी के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये 2 गुण के कारण क्या होता है? कार्बन इतने ज्यादा अधिक यौगिक होने का यही कारण है। आगे बढ़ते हैं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। दोहरा परिसंचरण किसको कहते हैं? तो दोहरा परिसंचरण लिख के डैश देंगे, लिखेंगे मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या बोले हम? कि मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने में हृदय से, जी हाँ, आपके दिल से, आपके हार्ट से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। और इसी 2 बार गुजरने की प्रक्रिया को, इसी को 2 बार गुजरने के कारण हमें इसको क्या कहते हैं? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। इसमें क्या होता है? शिराओं के द्वारा क्या होता है? शरीर में विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लाया जाता है ना? उसके बाद हृदय में उसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस भेज दिया जाता है। अब हृदय जो है उसे क्या करता है? शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विस्तृत हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। रक्त को एक चक्कर को पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी कारण ऐसे ही यहाँ पे जो है रक्त जो है अशुद्ध जो है वो शुद्ध होता है। कैसे? आप लोग को बता दिए हम कि हृदय उसे क्या करती है? मतलब कि सबसे पहले शिरा क्या करता है? विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करता है, लाता है। कहाँ पर? हृदय में। जब हृदय में लाता है तो हृदय उसको क्या करता है? फुफ्फुस को भेज देता है। किसको भेज देता है? फुफ्फुस को, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्या हो जाता है? निकल जाता है और ऑक्सीजन रक्त युक्त जो है वो पुनः हृदय में आ जाता है ना? जिसे शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया होने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल का होता है? तो देखिए सबसे पहले अम्ल वर्षा किसको बोलते हैं वो जान लो। उसके बाद आश्रित जल जो होता है ना, जो शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में होता है। ऐसा क्यों? कारण बताना है आपको। तो अम्ल वर्षा लिख करके डैश लिखेंगे कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल की नमी से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है ना। कल कारखानों से, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सारी गैस क्या करती है? वायुमंडल की नमी के साथ क्या होती है? मिल करके उसके साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है।
और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे वायुमंडल में आ गए। अब वो क्या करता है, जब वर्षा होती है तो वो वर्षा जो है उसके साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये अम्ल वर्षा होने के कारण जो है बहुत ही नुकसान होता है, फसल जितने भी होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और एक बहुत ही आपका कारण है इसका जो ताजमहल है, इसका पीला होने के कारण यही है अम्ल वर्षा, क्योंकि वो पूरा सफेद है ताजमहल, इतना सफेद बोलो मत, है ना। और उसका पीलापन होने के कारण इसी अम्ल वर्षा के कारण ही, है ना, क्योंकि उसके आसपास पूरे फैक्ट्री है। अब उससे निकलने वाला जो धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी क्या करती हैं, वायुमंडल के नमी के साथ अभिक्रिया करती है और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जब वर्षा होता है तो वो ताजमहल पर गिरती है, और ताजमहल पर गिरती है जिसके कारण क्या होता है, वो पीलापन होना शुरू हो जाता है। ये अम्ल वर्षा जो है ना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आश्रित जल जो कि शुद्ध जल होता है, उसमें कोई प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती, उसमें जितनी भी अशुद्धियां होती है उसको निकाल लिया जाता है। तो आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन वर्षा जल करता है। क्यों? तो आश्रित जल में H+ और OH- आयन उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इनमें किसी प्रकार की अशुद्धियां होती है। आपको बतले ना कि इससे सारा अशुद्धियां निकाल दी जाती है। जबकि इसके विपरीत वर्षा जल में H+ आयन और OH- आयन मुक्त होते हैं। ये आयन विद्युत का संचालन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए आश्रित जल से विद्युत का चालन नहीं होता, जबकि वर्षा जल का होता है। बात समझ में आया? आश्रित जल में OH- या फिर H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है ना, और उसमें कोई प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती है, जबकि वर्षा जल में H+ और OH- आयन उत्पन्न होते हैं, और ये आयन जो होते हैं विद्युत को संचालन करने में सक्षम होते हैं, है ना। इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता, जबकि वर्षा जल का होता है ना। विद्युत का चालन का मतलब कि करंट एक दूसरे जगह से प्रवाहित होना, और प्रवाहित तभी होगा जब उसमें H+ आयन या फिर OH- आयन उत्पन्न होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो 3 कारक हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला, तार की लंबाई, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और चालक के प्रकृति पर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है ना। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई का समानुपाती होता है। और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये किसी चालक का प्रतिरोध का उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और चालक की प्रकृति, जी हाँ, चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक की प्रकृति कैसी है ना, उस पर भी वो निर्भर करता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ और बहुत ही एकदम लॉलीपॉप सवाल है। क्या है कि प्रतिरोध 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार हम संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम प्राप्त होगा और 1 ओम प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले कि प्रतिरोधों को, क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर। क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे? बोले हाँ सर लिख लेंगे। संयोजित करने पर जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि बड़ा R बराबर, है ना, R1 पहला प्रतिरोध प्लस R2 दूसरा प्रतिरोध, और तीसरा जो हमारा R3। तो R1 कितना दिया है? 2 ohm लिख देंगे। R2 कितना है? 3, और आपका R3 कितना है? 6। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 2 11, यानी 11 ओम इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या बोले, 11 ओम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सभी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, तो हमारा 11 ओम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आप लोग लिख लीजिएगा, पहला बन गया। दूसरा नंबर बनाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर हमारा 1 ओम प्राप्त करना है। तो 1 ओम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, है ना। लिखेंगे पार्श्व क्रमों को संयोजित करने पर लिखेंगे 1/r। पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। 1/r1, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, और R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/6, ठीक है। सभी का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6, और अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/r हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पे 1/r
और सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6/6 हो जाएगा, यानी 6/6 अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो r बराबर 1 हो जाएगा। तो एक ओम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी को पार्श्वक्रम में संयोजित कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल। पहला में क्या है कि सभी को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करने पे 11 प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा में क्या है कि सभी को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर हमें क्या कर रहे हैं, 1 ओम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। तो संतुलित करना है, चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले संतुलित करना, ये तो आपका एक 3 नंबर का आने वाला है, ये 100% लिख लो आप लोग। ठीक है, यहां से आप लोग का प्रश्न रहेगा ही रहेगा संतुलित करने का। तो संतुलित करना हम आप लोग को सिखा देते हैं, समझिएगा। देखिए 2 चीजें क्यों याद रखिएगा आपको, मतलब कि ये तीर का बायां साइड ई साइड और तीर का दायां साइड, दोनों की साइड की परमाणु संख्या को हम लोग को बराबर करना होता है संतुलित समीकरण में। तो चलिए देखते हैं, यहां पे देखो, और देखो जब भी रहेगा ना, जैसे कि मान लो H है, तो H के आगे अगर हम जब भी चेंज करेंगे तो आगे लिखकर चेंज करेंगे, ना कि यहां पर चेंज करके लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो आगे के लिखेंगे, और आगे जिसके जिसके आगे रहेगा, ये जैसे 2 जिसके जिसके आगे रहेगा तो ये H के लिए भी है और 2 के लिए भी है। ठीक है, लेकिन अगर ये H के लिए है तो यहाँ पर 2 है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 गो। यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 गो, 1 गो। बोले सर 2 गो करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, तो नाइट्रोजन को हम 2 गो कर देंगे, लिखेंगे N2 + H2 और एरो का चिन्ह देंगे, हम नाइट्रोजन को 2 कर देंगे, मतलब कि इसके आगे हम 2 लगा देंगे, है ना। इसके आगे हम क्या कर लेंगे, 2 लगा देंगे, तो NH3। अब देखते हैं क्या बराबर हुआ, तो N2 कितना है, 2 है। यहाँ पे H2 कितना है, तो 2 है। और बोले सर यहाँ पे H2 जो H है, जो सर यहाँ पे H कितना है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है, सर बोले 3, और यहाँ से गुना हो जाएगा। आप बोले थे सर गुना करने के लिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे हम लगा देंगे 3। अब देखो दोनों साइड बराबर हो गया होगा। ठीक है, देखो नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 गो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो। ठीक है, तो आप इसका पहला का हो गया। आइए दूसरा नंबर का बनाते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है फेरस 101 ठो है, यहाँ पे फेरस 3 गो है, तो फेरस को तो 3 गो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फेरस के आगे हम 3 लिख देंगे, तो फेरस भी यहाँ पे 3 गो हो गया, यहाँ पे फेरस 3 गो हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है, तो इसके हम आगे लगा देंगे 4, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 गो हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब बोलेंगे हाइड्रोजन सर यहाँ पे 4 दूनी 8 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसके आगे लगा देंगे 4, 4 दूनी 8। अब देखो तो सब बराबर हुआ, तो फेरस 3 गो, फेरस 3 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 गो। बिल्कुल हाँ, तो ये आप लोग का क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर हम इसको फ्रेश में लिखना चाहे तो लिख देंगे 3Fe + 4H2O, और एरो का निशान देंगे हम लोग Fe3 और O4, और प्लस में हो जाएगा 4H2। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या NaCl और सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना। तो क्या बन रहा है हमारा, तो देखिए Na के ठो एगो है, यहाँ पे भी Na एगो है, क्लोरीन के एगो है, यहाँ पे एगो है, यहाँ पे भी क्लोरीन एगो है, Ag यहाँ के ठो एगो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एगो है, यहाँ नाइट्रोजन एगो, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 गो है, 3 गो। अरे भाई दोनों तो बराबर है, तो इसमें चेंज नहीं करना है, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करना है, ये आपका संतुलित पहले से करके रखा है। ऐसा भी एग्जामिनर फंसाता है, ठीक है, आपको संतुलित करने दे देगा और आप दिमाग पगलाते रहो वहाँ पर। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है, हाइड्रोजन एगो है, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पे एगो है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। देखियो हाइड्रोजन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, चलो सिर्फ 2 लगा दिए, संतुलित हो गया। अब देखिए एक ठो लास्ट है यहाँ पर, क्या कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो, हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन 2 गो, है ना। तो क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन 2 लगा देंगे। अच्छा पहले इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, जगह नहीं बन पा रहा वहाँ पर, HCl। ठीक है, और एरो का निशान देंगे हम लोग, और यहाँ लिखेंगे MgCl2 और प्लस H2। ठीक है, चलिए H2 अच्छा से लिखने दो, प्लस H2। चलिए, तो मैग्नीशियम एगो है, यहाँ पे मैग्नीशियम एगो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है ना, तो इसके आगे लगा दो 2, हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो, चलो हो तो गया बराबर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका संतुलित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। चलिए बस 2 सवाल और बचा हुआ है, फटाफट कर लेते हैं और हम लोग फिर इसको खत्म कर देते हैं, और इसके बाद फिर आप लोग को और भी कौन कौन से क्वेश्चन करवाएं वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र लिखें, बनाए, है ना। तो देखिए मनुष्य का ये पाचन तंत्र का क्या है, चित्र है। आप लोग को सबसे पहले एक आदमी बना देना है इस टाइप से, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना घर में,
ठीक है, एक बार कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो हम कैसे बनाते हैं, देखो कैसे हम कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे आदमी का मुंह बना देते हैं ऐसा, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और ऐसे करते हैं। ये हमारा क्या बन गया, आदमी का ये क्या बोलते हैं, फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर डालना है सब सामान वामान, देखो क्या क्या है। इस तरीके से हम एक पाइप नली डालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जिह्वा, यहाँ पे मुख गुहा, यहाँ पे ये गर्दन जो है ग्रसिका इसको बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डायफ्राम हो गया, और पित्ताशय यहाँ पर देखिए, ये जो है ना पित्ताशय है। ठीक है, और ये पित्त नली हो गया। यकृत, यकृत देखिए ये वाला जो इस तरीके से है ना, ये यकृत हो जाएगा। इसमें अग्नाशय ये वाला रह गया है ना, ये वाइट वाला देख रहे हैं आप, और इसमें अमाशय ये हो जाएगा, ये अमाशय। ठीक है, क्षुद्रांत जो कि छोटी आंत बड़ी आंत सब यहीं पे नजर आएगा। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत यहीं, और ये गुदाद्वार। बस इतना लिख देंगे, काफ़ी है, इससे ज़्यादा थोड़ी लिखना है। एक अमाशय लिख देना, क्षुद्रांत लिख देना, यकृत लिख देना, अग्नाशय लिख देना, यहाँ ग्रासिका लिख देना, और यहाँ जिह्वा लिख देना। इतना लिख देंगे, काफ़ी है। इसमें सभी नाम लिखा हुआ, सबका नाम जरूरी नहीं है। आप 5-6 भी लिख देंगे तो बहुत। चलिए अब आगे देखते हैं। मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। तो मानव के बच्चे लिंग में मतलब कि मानव का जब बच्चा होता है तो लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बताना आपको। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किनका किनका योगदान होता है। तो महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। जी हाँ, एक्स और एक्स। महिलाओं में जो है दोनों जो गुणसूत्र होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स। लेकिन पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक्स और वाई, है ना। अब देखिए, मादा और पुरुष दोनों के बीच जब निषेचन होता है तो अगर इसमें एक्स, महिला का एक्स और पुरुष का अगर वाई मिलता है, ठीक है, तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, और महिला का तो एक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर पुरुष का भी एक्स हो जाता है तो फिर लड़की पैदा होती है। तो इसमें पूरे तरीके से जिम्मेवार जो लड़का लड़की जो होने का जो जिम्मेवार होता है वो यहाँ पे पुरुषों का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्या लिखा गया यहाँ पर कि पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होते हैं, वही जो मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद महिलाओं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, एक्स गुणसूत्र होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो XX युग्मनज लड़की विकसित होती है, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी कि जो पुरुष में वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में निषेचित करता है तो एक्स और वाई युग्मनज लड़के में विकसित होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की, एक्स और वाई मिलता है तो लड़का होता है पैदा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न को कर लिया। ठीक है, और इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे प्रश्न को करवाया हो बच्चों। ठीक है, अगर आप वो सारे प्रश्न को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। वो सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, इनके 2 नियम लिखे हैं, ये भी मैंने करवा दिया है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, ये भी मैंने करवाया। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखे हैं, 2 नियम है इसके, दोनों नियमों को आप लोग को लिखना था। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और इसके कैसे दूर किया, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया, बोले थे ना कि हम पहले भी इसको करवाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का संतुलित करना क्यों आवश्यक है, परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों रिपीटेड है। देखिए पार्श्व क्रम संयोजन, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बाहर परीक्षा के लिए कि पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं और इसे संयोजित करने के लिए तुल्य प्रतिरोध निकाले। तो मैंने आप लोग एप्लीकेशन में भी करा दिया था और पिछले वाले वीडियो में करवाया था। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखें, ये सारे प्रश्न को मैंने सॉल्व करा दिया है, अगर नहीं देखें तो आपको यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक और वीडियो, अगर जैसे ही वीडियो खत्म हो गया ना तो यहाँ पे आप लोग का एक वीडियो मिलेगा जो कि पिछले वाले वीडियो, और यहाँ पे आप लोग का साइंस का अगर पूरी तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो लाइन बाय लाइन सारा वीडियो मिलेगा। आप सभी वीडियो को अगर एक एक करके देख लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्श्वक्रम वाला याद कर लीजिएगा। धातु अधातु में 3 अंतर, ये भी मैंने करवा दिया है ऊपर वाले दूसरे वीडियो में। श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन दोनों में से तो एक तो आएगा ही आएगा, और या फिर एक ओम का नियम। ठीक है, तो ये 3 चीज में से आप लोग को एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने ये भी सवाल करवाया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया टहलने में क्या अंतर है ना। उसके बाद देखेंगे आगे भी बहुत सारे, नेत्र समंजन क्षमता उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, स्वच्छ
आकाश का नीला रंग क्या होता है, ये सारा मैंने बहुत सारे प्रश्न को आप लोग को पहले भी करवा दिया, और वो सारे प्रश्न जो है आपके रिपीटेड प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में आ रहे वो वही प्रश्न, ठीक है। तो वो वीडियो को अगर देखना है तो यहाँ वाले वीडियो को क्लिक कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों 7 बजे डेली लाइव क्लासेस चलती है हमारे यूट्यूब पर, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर मैंने PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा।